आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज 2000 का पेपर करेंगे, आईएएस प्रीलिम्स। आज इसको कंप्लीट करेंगे, तो क्लास में बने रहिए। स्टार्टिंग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जानकारी के लिए कमेंट करें। ये एशियन प्राचीन इतिहास से है। क्या है? सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल एवं पूर्व मौर्य काल, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि पांडिनेन, क्वेश्चन क्या है अपना पहला क्वेश्चन, पांडिनेन किलुकनको समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। तो ये बिल्कुल जहाँ यह लिखा है ना, ये बिल्कुल सही बात है। अहम और पुरम संगम कविताओं की रचना का अनुक्रम है, वर्तन है। क्योंकि अब कोई भी ऐसे ग्राफ दिए जाएं, कथन ए या कथन आर ऐसा दिया जाए, तो उसको जोड़ना है शब्द से क्योंकि से, वाई शब्द लगा के। क्योंकि उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या दी गई है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखा है कि तोल्कापियम, जिसका संबंध दूसरे संगम से है, एत्युतोगे मतलब पदावली, पथ्युपातु 10 गीत तथा पांडिनेन किलुकन्नकुकु अष्टादश लघु उपदेश गीत को मिलाकर विशाल तमिल साहित्य मिल जाता है। इनको मिलाकर तमिल साहित्य बनता है। 19वीं सदी के अंत तक इन कविताओं का महान संग्रह तमिल वासियों के लिए विस्तृत था, किंतु 12वीं सदी के दूसरे चरण में हस्तांतरित ग्रंथों में प्राप्त सामग्री को संपादित कर प्रकाशित किया गया। इसका अधिकांश भाग अभी भी अनूदित है। क्या बोले? इसका अधिकांश भाग अभी भी नहीं है। उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी रचनाओं को वर्गीकृत करने के लिए उत्सुकता प्रकट की है तथा इसे ही प्रधान समूह में बांटा गया, जैसे अतरंग मतलब अहम, बहा मतलब पुरम मंदिर में भी, साउथ के मंदिर सुना, पुरम सुना होगा तुमने, वही पुरम। अतरंग में प्रेरणा संबंधी रचनाओं को तथा पुरम बहा में शासक प्रसंग गीतों की रचना की गई है। इस प्रकार पाणिनेन अहम और पुरम रचनाएं हैं, जिसे संगम रचनाओं के विपरीत उत्तरकालीन संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध जैन भगवत शैव धर्म। ये तो मैं स्टार्टिंग कराया था यूपीएससी का पेपर 1993 से अभी तक, बिल्कुल ये तो हर क्वेश्चन में जैन धर्म बौद्ध धर्म आ ही रहा है। मैं पहले ही भी बोल रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करें। क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म जैसा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अहिंसा, बिल्कुल मैं वो लोग ना मुंह ढांक कर रखते थे अपना, क्योंकि कोई जीव उनके मुंह से या कोई जीव ना हो जाए जिससे उनकी मृत्यु ना हो जाए, इतने अहिंसावादी थे वो। जैन धर्म ना कृषि पर मतलब लोगों को रोकने से रोकते थे कि नहीं करो, उससे कई जीव जो मर जाएंगे खेती में है उसमें, मतलब घोर अहिंसावादी बोल सकते हो उन्हें। जैन धर्म पर के अहिंसा पर ने कृषकों ने जैन धर्म को अपनाने से रोका, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब मैंने बोला कि कोई दो कथन उसमें क्यों कैसे जोड़ना है, तो क्योंकि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, इस वजह से उन्होंने रोका था। तो ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसका, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ा। ठीक है, अशोक ने कलिंग को मौर्य सम्राट से जोड़ा। क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को अपनाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो बिल्कुल राइट बात है। ये अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ा, क्यों इसलिए जोड़ा था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित, दोनों मार्गों को नियंत्रित करता था। ए आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी, क्योंकि वो इतना विनाश हुआ था उसमें, इतना वो हुआ था, उस वजह से बोला जाता है। उसी समय, उसी के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसमें अशोक से 100% बौद्ध धर्म के वजह से भी है। और इसने एक कमेंट करो कि कौन सी नी जो साउथ में चला के कौन सा स्थान है वहाँ पर उसने अपने आप को त्यागा था और कौन सी नीति के तहत। महान स्मिक कर्मण कमेंट। इसमें क्या लिखा है, कलिंग साम्राज्य मगध और तथा भारत के इतिहास की एक सीमा है। विजय साम्राज्य विस्तार की नीति अंत तक, जिसका अब आरंभ बिंबिसार अंग देश के विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग उस समय प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य था, जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में कलिंग का भौगोलिक एवं सामुद्रिक मार्ग दृष्टि से अत्यधिक महत्व था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री मार्ग पर अधिकार करना था। उसे कलिंग को विजय करने पर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये एनसीईआरटी से है, इसको पढ़ोगे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा अशोक के बारे में। अशोक के बारे में 101% क्वेश्चन आता है, उसके अभिलेखों से, साहित्य के बारे में, और उसने क्या क्या चलाया उसके बारे में। अशोक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में भी आता है, एमपीपीएससी में, स्टेट पीएससी में भी आता है, यूपीएससी तो का फेवरेट टॉपिक है, मेंस का क्वेश्चन बनते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिंपल है, नंदवंश का शासक था, इसलिए आंसर हो जाएगा। इसमें महापद्म नंद ने के 8 पुत्रों के अंतिम पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालीन था, जो मगध शासक का था। ग्रीक लेखकों में अग्रमीज एवं जैंदमीज ने कहा कि घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर 335 ईस्वी में पश्चिम तट पर आक्रमण किया। घनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये जितने भी हैं इसकी ट्रिक है, मैं बाद में बताऊंगा। ये पूरे भी क्रम से याद होने चाहिए, कौन सा वंश पहले आया था, हर्यक वंश के सब, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य को, ऐसे एक क्रम में याद होना चाहिए। क्रम से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा राजा, इससे बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अद्भुत सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, क्योंकि इस गुप्त काल में शांति व्यवस्था पर्याप्त विस्तार था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए गुप्त काल में शांति व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था, ए इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका कारण नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका आंसर ए नहीं बी होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसमें दिया हुआ कि सामंतवाद का विकास गुप्त युग की विशेषता थी। यह कथन सही है, परंतु इसके विकास के सभी लक्षण इस युग के पूर्व ही देखे जा सकते हैं। यद्यपि भारत में सामंतवाद का बीज शक-कुषाण, किसने दिया था? शक-कुषाण में सामंतवाद का काल से ही दिखाई देने लगता है। प्राचीन भारत में प्रांतीय शासकों की सामंती व्यवस्था का विकास कई चरणों में हुआ। इसमें सब प्रमुख कारण एक केंद्रीय सत्ता तथा द्वारा विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित न करना था। केंद्रीय शक्ति को निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों को एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ गया। सामंती व्यवस्था में क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी स्वाभिव्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर उपहार, करों की भेंट द्वारा व्यक्त करते थे। भारत में सर्वप्रथम आक्रमणी सिकंदर ने विजयी भारतीय प्रदेशों में सेनापति की फिलिप की नियुक्ति की थी। इसके प्राय सभी शासकों ने अपने अपने विजित क्षेत्रों में प्रांतीय शासक को नियुक्त किए। वहाँ से दो, इसमें मेन टॉप है
काल से ही दिखाई देता है सामंती व्यवस्था, यदि पूछा जाए तो इसको जरूर याद रखना। मध्यकालीन भारत से क्या है क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका सिंपल है कि इब्राहिम आदिल शाह को के नाम को उससे जानती थी, वो ही एक काम करते थे। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में है कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो सभी धर्मों को मानता था। उदार दृष्टिकोण के कारण हिंदू प्रजा को इसे जगत गुरु के नाम से संबोधित करती थी। आस्था से प्रेरित होकर उसकी प्रजा जगत गुरु के अतिरिक्त आदिल बाबा भी कहकर उसे पुकारती थी। ये सभी धर्मों का सम्मान करता था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैचिंग बनानी है। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली कैसे संबंधित है? तो सिंपल है, दिल्ली सुल्तान से, दिल्ली के सुल्तान से। जागीर, जागीर किससे संबंधित है? मुगल से। अरम, अमरन, अमरम, अमरम किससे संबंधित है? तो सिंपल है, विजयनगर साम्राज्य से अमरम संबंधित है। मोकस किससे संबंधित है? मोकस है अपना मराठे से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या याद दो, संतुलित काल में शासन की सुविधा एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं के कारण राज्य की छोटी छोटी इकाइयों में बंटा गया। उस समय प्रांतों का साधारणतः एकता कहते थे। प्रांतों क्या कहते थे? एकता कहते थे। एकता का प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया हुआ है, तो कितना रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। जहांगीर की व्यवस्था मुगल कालीन भारत की विशेषता थी। जहांगीर की व्यवस्था थी ना, मुगल कालीन व्यवस्था थी। वह क्षेत्र जहाँ के भू राजस्व संकलन का अधिकार बादशाह द्वारा शाही अधिकार को प्रदान कर दिया जाता है, उसे जागीर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना कि बादशाह द्वारा शाही अधिकारी को प्रदान किया जाता है, शाही अधिकार द्वारा उसे प्रदान किया जाए, उसे जागीर के नाम से संबोधित बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में पूरी एक व्यवस्था नायंकार, नायंकार व्यवस्था कहलाती है। अब जो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों से जुड़ी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? नायंकर व्यवस्था कहलाती है। ये वस्तुतः एक सामंती व्यवस्था थी। क्या थी? एक सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था किसने की थी? कुषाण ने। ठीक, शासकों ने, कुषाण ने नहीं, आप भी लोग किसने की थी? कुषाण ने, सही है, कुषाण शासकों ने करी थी। जिसमें से केंद्र नायकों एवं विशेष भूखंडों ने दिए जाते थे, जिन्हें अरम कहते थे। क्या कहते थे? जिसमें केंद्र द्वारा नायकों को विशेष भूखंड दे देते थे, उसको विजयनगर साम्राज्य में कहते थे अरम, अमरम, अमरम कहते थे। तथा उसके ग्रहणकर्ताओं को अमरनायक, जो उसको ग्रहण करता था, जो लेता था, उसको कहते थे अमरनायक। मराठा राज्य में आय के अन्य स्रोतों में चौथ और सरदेशमुखी, दो मराठा साम्राज्य में कौन से करते? तो दो ही थे, एक चौथा, एक सरदेशमुखी। चौथ के रूप में पड़ोसी राज्यों द्वारा उनकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था और इससे प्राप्त आय को 4 भागों में बांटा जाता था। 4 भाग कौन से थे? बवती, सहोत्रा और नागगुड्डा और मोकस। अब बवती क्या है? बवती आय 25% राज्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था कि 25% राज्य अपने के लिए रख लो और बाकी दे दो। सहोत्रा क्या है कि 6% पंत सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। बवती अपने राज्य के लिए रखा जाता था 25%, सॉरी है। उसके सहोत्रा में 6% पंत सचिव के लिए रखा जाता था। नाड़गुंडा क्या था? नाड़गुंडा में आय को 3% राजा की इच्छा पर निर्भर था कि राजा 3% अपनी इच्छा से ले सकता है। मुकास क्या था? मुकास था कि आय दो का 66% मराठा सरदारों एवं घुड़सवारों के लिए दे दिया जाता था कि उनके रहन सहन में खर्च में जो भी आया है उसकी व्यवस्था बनाने के लिए 66% था मोकास। फिर से बता रहा हूँ, बबती, सहोत्रा, नाड़गुंडा और मोकास। बबती में 25%, सहोत्रा में 6%, नाड़गुंडा में 3% और मोकास में 66%। बबती था राज्य के लिए, सहोत्रा था पंत सचिव के लिए और नागुंडा था राजा की इच्छा के लिए और राजा के ऊपर, और मुकास था मराठा के घुड़सवार के लिए, सरदारों और घुड़सवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहमनी साम्राज्य। मेहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं में क्रम बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो विजयनगर कृष्णदेव का शासनकाल, फिर कुतुब मीनार का निर्माण, के पुर्तगालियों का भारत पर आगमन, फिरोजा तुगलक की मृत्यु।
तो सबसे पहले क्या हुआ था, कुतुब मीनार बनी थी 1206 में, और 1206 से 1210 तक। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। उसी समय पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में। और कृष्णदेवराय का शासनकाल क्या कब का था, 1505 से 1529 तक। तो पहले क्या हुआ, कुतुब मीनार, 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है। अब अपन को यहाँ लगानी टेक्निक। फिर नेक्स्ट में क्या है, चौथा पुर्तगालियों का फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु हुई, पहले कुतुब मीनार बना, फिर फिरोजशाह की तुगलक की मृत्यु 1388 में। तो फिर चौथा आ गया, तो इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है। अब बताओ, फिर उसके बाद क्या है कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में। पहली पुर्तगाल कहाँ होता रहा था, कमेंट करो। तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में, कौन से कट पे हुआ, तट पे आए थे वो भी बताना। फिर उस लास्ट क्या बचा, कृष्णदेव का शासनकाल, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और ऐसे क्रम पूछे जाते हैं, क्या पता अब इस बार भी पूछा जाए, इसलिए इनको याद रखना है। पहले क्या हुआ, कुतुब मीनार बनी, फिर फिरोजशाह की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर कृष्णदेव का शासनकाल चला 1505 से 1529 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। इसके ऊपर मूवी भी है, देखना आप। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल बनाया और कारगर भी बनाया। 1708 में ईस्वी में साहू ने इन्हें सेनाकते सेनाकते का पद प्रदान किया। किसने किया था, साहू ने इन्हें और पद का प्रदान किया। और 1713 में ईस्वी में साहू ने इन्हें पेशवा से नियुक्त किया। पेशवा मतलब होता है, आपको बताया था, प्रधानमंत्री वहाँ का। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाहों की ओर सैयद हुसैन अली मराठों से की गई संधि है। और रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इस संधि को क्या कहते हैं, मराठों का मैग्ना कार्टा का भी कहता है। इसको याद रखना, ये जरूरी है। किससे करी थी, सैयद हुसैन अली द्वारा, मुगल बादशाह सैयद हुसैन अली द्वारा मराठाओं की एक संधि की गई थी, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा था। इसको जरूर याद रखना। आए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्या है, क्वेश्चन है, आ जाओ, ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि मैचिंग करनी है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो पहले पीछे से करोगे ना, नीचे से करते हैं जल्दी ऑप्शन मिल जाता है। आगे से करके देख लिया, ऑप्शन देर में मिलते हैं। पीछे से करो तो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि एक पहले इसमें भी है, एक इसमें भी है। पीछे से करते हैं, पीछे से करके चलते हैं। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीछे से करने में फ़ायदा है, आप खुद समझ जाओगे अभी कुछ क्वेश्चन करोगे तो, क्योंकि ऑप्शन जल्दी मैचिंग हो जाता है। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, तो पहले तो देखना है कौन कौन से आ रहे हैं, उन्हीं को मिलाओ। उसमें तुम्हें कंफर्म विश्वास होना चाहिए, ये आ गया, उसी पर टिक लगाना है और कुछ नहीं। तो इसमें तो ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती किसने करी थी, तो एक किसने करी थी, जल्दी बताओ तुरंत। तो एक करी थी अपनी महालवाड़ी व्यवस्था। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती को महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। जागीर व्यवस्था के तहत बड़े सामंतों को भूमि की आवंटन की जाती थी, और कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में सर जॉन शोर की सहायता से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उप किराएदारी पर देने वाली गिरवी रखने और हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित की गई भूमि। तो देखो पहले का डी हो गया, डी का तीसरा ऑप्शन है और कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पहले तो इस तरीके से करना है, अब आगे भी मैचिंग करनी है, लेकिन तो आगे क्या है कि उपकारी के देर गिरवी रखने वाले हस्तांतरण, जैसे टाइम बचता है,
करने से नीचे से विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित की गई भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहा है। ये तीनों याद करके जाना है। फिर माल गुजारी और एक इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित की गई भूमि को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे जमींदारी प्रणाली। ठीक है। फिर इसके बाद बड़े सामंतों को आवंटित की गई भूमि को क्या कहते हैं? सिंपल है, पहले का जागीरदारी। ये इसकी परिभाषा है पूरी। मालवाड़ी की परिभाषा है कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती है। और इसके बाद आ जाओ, उप किराएदारों पर देने वाली गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के लिए अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित की गई भूमि। तो ये कितने भूमि की रैयतवाड़ी प्रणाली में आती है। फिर उसके बाद आ जाओ, माल गुजारी और इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित की गई भूमि को क्या बोलते थे अपन? उसको बोलते थे अपन जमींदारी प्रणाली। ठीक है। और बड़े सामंतों को आवंटित को क्या गया? जागीरदारी। इसमें दिया गया है, इसके बारे में समझा देते हैं आपको। जागीरदार व्यवस्था के तहत बड़े सामंतों को भूमि आवंटित की जाती थी। जागीरदारी व्यवस्था के तहत बड़े सामंतों को भूमि आवंटित की जाती थी। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में सर जॉन शोर की सहायता से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारों को व्यवस्था लागू की गई। जमींदारों को व्यवस्था लागू की। मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम समुदायों को सामूहिक अधिकार भूमि पर होता था। ठीक है। और यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1819 में आई। इसको भी याद रखना क्योंकि क्रम पूछ लेते हैं कौन सी व्यवस्था पहले 1819 में भी आई। इसके तहत पहले 1793 में स्थायी बंदोबस्त, 1829 में मालवाड़ी। इसके तहत क्या होता था? मालवाड़ी के तहत इसके ब्रिटिश भारत का 30% भाग सम्मिलित था इसमें, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिधर किसान थे ना, और किसान को भूमि का स्वामी माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में उनको किसान, रैयत मतलब किसान, सिंपल। जिसमें क्या है कि प्रत्येक पंजीकृत ऐसे अपने यहाँ पे पंजीकृत कर देते हैं, उस टाइप का मतलब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, समझ लो, वो होता था। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1992 में सर टॉमस मुनरो द्वारा आई थी। 12 महल जिले में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूमि का 91% भाग जो मद्रास, मुंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। स्थायी बंदोबस्त अलग है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तुम कन्फ्यूजन होते हैं, इसको याद रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो सर टॉमस द्वारा मुनरो द्वारा लाई गई थी 12 महल जिले में। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भाग को शामिल किया गया था और यह मद्रास, मुंबई और असम के अधिकांश क्षेत्रों में लागू की गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बता देता हूँ, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग बोलते हो रिपीट नहीं होते। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। अंतिम रूप में किसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था? तो सीधी बात है, आपको जाने पहचाने डलहौजी समय। लॉर्ड डलहौजी ने 36 वर्ष की अवस्था में भारत की गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक बना। भारत में सबसे अधिक ब्रिटिश विस्तार इसी ने किया था। व्यापकगत सिद्धांत प्रकार करते हुए उसने कई देशी राज्यों को, जैसे सतारा 1848 में किसे को? सतारा को किया। 1849 में जैतपुर, संबलपुर, 1850 में बागघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। मतलब हड़प की नीति कि जिसके यहाँ मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ है या अवैध कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में अपना लिया। वो किसने किया था? डलहौजी ने। लगभग 3.5 प्रदेश कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था इसने। इतना कर्रा विस्तार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1857 का विद्रोह। 19वीं शताब्दी में जन आंदोलन के बारे में इसमें क्या लगा है? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का एचेशन इस कथन का संबंध करता है? इसका देखो बता रहा हूँ। ये किसने किया? किसने बोला था कि 1857 के विप्लव में बोला गया था कि चंपारण सत्याग्रह में 1917 में बोला गया था कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बोला गया। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन में ऐसा आंदोलन बोला जाता है
कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने सहयोग, मतलब भाई भाई का रिश्ता, इसी समय रक्षाबंधन भी मनाया जाता था। इसी उपलब्धि में रक्षाबंधन एक मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक दूसरे को राखी बांधते थे। ये खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया था मुसलमानों का, कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया था, पूरी महिलाएं सब लोगों ने इसने सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था? तुर्कियों के खलीफाओं के लिए, इसलिए खिलाफत आंदोलन बोलते हैं। और असहयोग आंदोलन का था कि किसी को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था कि इस समय क्या था, मौका अच्छा था कि दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा, इस वजह से 1919 का खिलाफत और असहयोग आंदोलन में उसमें इसने उसने बोला था, एचएम ने टिप्पणी दी थी कि हम हिंदू और मुस्लिमों को बढ़ा नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर संघ किसान आंदोलन से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रारंभिक राष्ट्र आंदोलन में आधारभूत कमजोर या उसका संकीर्ण सामाजिक आधार। क्योंकि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता है था। तो भाई ये तो बात सही कर रहा है कि प्रारंभ राष्ट्रीय आंदोलन में आधारभूत कमजोरियों को संकीर्ण सामाजिक आधार था, उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, सही बात है। लेकिन इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तो सही है लेकिन आर सही उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता के पीछे अनेक कारण थे, किंतु इसकी प्रारंभिक आधारभूत कमजोरी इसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। क्योंकि प्रारंभिक दौर में उदारवादी नेतृत्व दादा भाई नारोजी, जिनके बारे में बिल्कुल याद करना है, जो मेन लीडर्स हैं, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि उच्च वर्गीय था। लेकिन यह उदारवादी नेतृत्व में सामाजिक समूह में संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं लड़ता था, बल्कि यह अपनी अशिक्षित जनता को चेतना जगाना, जागरूकता फैलाना के लिए करते थे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि पहले से ही कुछ समूह राजपद उनके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए हो गई थी। तो त्रिपुरा का राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे, ऐसा भी नहीं था। बंगाल में क्रांतिकारी त्रिपुरा के आश्रय के लिए हुए थे, बिल्कुल गलत है। राज्य की जनजाति घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी, ये भी गलत है। जनजातियों को अपने आप से मतलब था, लेकिन ठीक थी, कुछ जनजातियों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। टांटिया सुना हो, टांटिया भील का नाम, कितने फेमस क्रांतिकारी थे। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन की 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि कुछ समूह राजपद और उसके रक्षक ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले से ही लड़ रहे थे, इस वजह से। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था। किनका बाल्कन प्लान था? सीधा सीधा बताते हैं आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का विचार था। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 से मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साक्षात्कारों का तीव्र श्रृंखला के बाद तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान कहते हैं, जिसके बाल्कन नाम दिया गया। इसमें विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई, लेकिन नेहरू ने आदि नेताओं ने इस योजना का त्याग कर दिया था। इस बात को याद रखना, नेहरू और आदि नेताओं ने इस योजना का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन में विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि क्या सुझाव दिया था कि वे नेहरू जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ये उन्होंने बोला था। माउंटबेटन ने सुझाव दिया था कि तुम जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो, गांधी जी से बोला था। देखो इसके बारे में क्या दिया हुआ क्वेश्चन के बारे में डेफिनेशन, कि 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के पद ग्रहण किया। ठीक है, भारत आते ही माउंटबेटन ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की तथा प्रांतों के गवर्नरों की एक सभा बुलाई, और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में नेहरू और पटेल माउंटबेटन की कई बार मिले। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से
मार्च 1947 को हुई और गांधी जी ने यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए। गांधी जी ने एक सुझाव था कि अंतरिम सरकार बने जो पूर्ण रूप से लीग के नेता है जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके, क्योंकि जिन्ना द्वारा इतना मुस्लिम लोगों को भड़का दिया गया था कि बहुत भयंकर दंगे हो गए थे। काट पाट उस जैसा दंगा अभी तक कभी नहीं हुआ। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं के वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं हुआ। उनका एक गांधी जी का सुझाव था, लेकिन वर्किंग कमेटी को नहीं माने इस बात को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज इस वजह से पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ था। गांधी 1947 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। INA हिंद फौज अस्तित्व में आई थी किस वजह से? ये सिंगापुर में क्यों आई थी, इसके बारे में क्या डेफिनेशन है इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 को इंडिपेंडेंस लीग की सदस्यता अपने समर्थकों के साथ ग्रहण की थी। कुछ दिनों बाद उन्हें आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व दे दिया गया और उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तथा दिल्ली चलो प्रसिद्ध नारा दिया था उसी समय, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कथन बताने कौन कौन से सही है। ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर बताओ कौन थी पहली महिला? पहली महिला थी एनी बेसेंट, इसलिए गलत है। दूसरा है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल गए थे। हाँ, ये बात सही है, जेल में थे तब वे। तो दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये बात बिल्कुल राइट है। फिर तीसरा ऑप्शन है एलन ऑक्सीविक्स ह्यूम। अब इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तो इस वजह से ए ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन कट गया। अब दो ऑप्शन बचे, आपको दिख रहा है ना? दो ऑप्शन बचे, पहला ऑप्शन कट गया और लास्ट ऑप्शन कट गया। अब 2 और 3 बी और सी बचा। अब इसको एलिमिनेशन कैसे करना है? तो एलन ऑक्टिवियम्स ह्यूमन, जैसे एलन ऑक्टिवियम ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट में करो आप। तो इस वजह से तीसरा भी नहीं है, तो ए भी कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा ऑटोमेटिक। अब आगे पढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, ये बात सही है, इसलिए दूसरा और चौथा हो जाएगा। इसके बारे में इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है? एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, इस वजह से वो गलत हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा, जबकि सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर 1925 में थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। और एलन ऑक्टिवियम ह्यूम कभी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, ये इसलिए गलत था तीसरा ऑप्शन, इसलिए 2 और 4 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, कौन से थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ही थे अपने। आज शहीद दिवस भी है, महान लोगों के बारे में मेरे फेवरेट हैं वो, जिनकी आज शहीद दिवस के बारे में है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लागू करने की वकालत करी थी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिंथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया, क्योंकि
मैंने कोई भी कथन दिया तो क्योंकि से जोड़ना बहुत सिंपल बनता है, आंसर जल्दी निकाल सकते हो। क्योंकि कुछ स्थानों पर किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। तो ऐसी बात नहीं है, ये कारण सही नहीं है लेकिन कथन सही है। तो ए आर दोनों तो सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे किसान की किस वजह से हो गई ये बात। तो फिर इसकी डेफिनेशन में ये क्या दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता एवं साहस का अद्वितीय उदाहरण है। सरकार द्वारा इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई गईं। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद निश्चित रूप से 1942 का आंदोलन सबसे गंभीर विद्रोह था, जिसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथेगो ने सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर संकट करार दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की हिस्सेदारी, महिलाएं, बच्चे, सब लोगों ने सपोर्ट किया था इस आंदोलन। हिस्सेदारी का समर्थन एक नई सीमा तक जा पहुंचा। देश भर के किसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इस आंदोलन में आगे आगे बढ़ के हिस्सा लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र उन्होंने विशेष सक्रियता दिखाई, लेकिन दूसरे हिस्सों में जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात के किसान सक्रिय रूप से रहे। बहुत छोटे से जमींदारों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के बड़े जमींदारों ने तटस्थ रूप से अपनी सरकारी दमन का सहयोग बिल्कुल नहीं किया। मैंने पूरे भारत ने सपोर्ट किया था इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सीधा बताएंगे चंपारण। इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, चंपारण, मजदूर मिल के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आगे वाली क्लास देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चिटगांव आमरी रेड। तो चिटगांव आमरी रेड क्या है? तो ये अपना है कल्पना दत्त, बिल्कुल सही है। तो अपन पीछे से करने की टेक्निक देखते हैं, इसमें सपोर्ट कर रही है। तो पहले में तो ए सही है, तो इसमें भी ए है, इसमें भी है। अब इसमें से कौन सा सही होगा एग्जैक्ट? तो इसमें भी बी का तीसरा है, तो ए भी बिल्कुल है। तो भारत अभिनव किस में है? तो भारत का अभिनव अपना हुआ था कि विनायक दामोदर, ठीक है, इसका भारत के अभिनव का। अब जाओ तीसरा है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में किसके बारे में? तो ये अपना है अनुशीलन समिति है बारिंद घोष के बारे में। कूका आंदोलन क्या हुआ था? तो इसके गुरु थे गुरु राम सिंह द्वारा, ठीक है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ये। चटगांव बांग्लादेश के शस्त्रागार आक्रमण के बारे में अप्रैल 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में हुआ था। इसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता गणेश घोष आदि थे और वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला क्रांति संगठन में 1904 में अभिनव भारत के नाम से स्थापित किया गया। और बंगाल के बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की। और कूका आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन हो गया। बाद में क्या हुआ था? ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसके नेतृत्व जवाहरमल और बालर सिंह और राम सिंह थे। भारत की संरचना, अपवाद तंत्र और भूगोल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी भी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।